हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं आप? अल्लाह करम सर, आप सुनाए क्या हाल है? बस फाइन। अली, कल आप नई क्लास में ले सके? जी सर, मैं गया हुआ था कहीं से, मेरी कज़न की बर्थडे थी सर। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाए क्या हाल है? बस फाइन। मैंने ले ली थी सर क्लास, वो आपके लेक्चर ले लिया था मैंने रिकॉर्डेड। अच्छा, जी रिकॉर्डेड सर। लेक्चर कैसा फील होता है? सर जैसे ये चल रहा है ना अभी, तो बस सेम टू सेम यही होता है, बस हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो आप लोग बातें करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, आपकी स्क्रीन स्क्रीन भी रिकॉर्डेड होती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेनिफिट वीडियो हो रहा है? फॉर्मेट में होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। सही सही। हाँ जी, बाकी काइंडली कौन कौन आ गए जी? एक्सक्यूज मी। अभी मेरा ख्याल तो सर यहाँ होस्ट। पे जो भी होता है सर कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो ये है कि पार्टिसिपेंट 5 हैं, लेकिन उनमें मुझे लग रहा है कि आसिफ बरकत साहब हैं, ये मेरा ख्याल को होस्ट हैं। आईसीएमए का है, मेरा अपना है, आप हैं, और शायद कोई अभी और हों। तो ठीक अली हो। गिलानी और वकास अहमद, वकास है ज्वाइन बेसिकली। वकास, आप मुझे सुन रहे हैं वकास? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें, और कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अच्छा, ठीक हैं? जी जी, अल्लाह करम। अच्छा, ये अगर अभी लोग हमें ज्वाइन करेंगे मज़ीद, तो आई थिंक हमारी टीम में अभी आप हैं, अली गिलानी हैं, तो अभी क्यों ना हो हम कोई पिछली बात रिवाइज कर लें। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू मेक योर क्वेश्चन। अली, डू यू हैव सम क्वेश्चन? नो सर। वकास प्लीज़। सर मैं एक्चुअली लास्ट एक दो लेक्चर्स ले नहीं सका। आई डोंट नो कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। नहीं, चलो, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ उसमें होता है ना, बाज का एक माइंड में होता है कि यार ये एक कंफ्यूजन चल रही है और ये क्या है। हाँ जी, सोनिया, बेटा, यू हैव ज्वाइंड, वेलकम। सोनिया, आप मुझे सुन रहे हो बेटा? जी प्लीज, सोनिया, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। चले, ओके जी जी। वकास, कुछ है क्वेश्चन? सोनिया आपका, अली गिलानी आपका। तो ये बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, एक सिंपल चीज है कि एक आपका जैसे वो पर्सन है वो, और एक इन्वायरमेंट है। समटाइम रिसोर्सेज आपको इम्पैक्ट करते हैं और समटाइम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है। तो वो जो है वो बायोटेक उसमें आता है। मतलब देखो ना जी, सर्दी बहुत ज्यादा सख्त है और हम कहते हैं जी काम करने को दिल नहीं चाह रहा, गर्मी बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा, एक होता है कि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का मतलब है कि वी डोंट हैव मटेरियल। अब मटेरियल का ना होना एक अलग बात है, और मौसम का चेंज होना एक अलग बात है। ये है। सही। जी, फर्दर प्लीज। जी, ये 20161108, नेम क्या है जी आपका? प्लीज, ये रोल नंबर अरे किसने लिखा? जी जी। सर, मैसेज आया था ये मुल्तान कैंपस से सर 2 दिन पहले के 14 से क्लासेस कर रहे हैं सर, फिजिकल कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने स्टार्ट करनी है 15 से। सर हमारी फिर ये भी फिजिकल में शिफ्ट हो जाएगी।
ये बेटा मुझे नहीं पता, वो चॉइस होगी, अगर वो लेना चाहेंगे वो ले लेंगे, अदरवाइज लेकिन ये है कि चूंकि वो क्लास स्टार्ट करेंगे तो जी देन सर। मीन दैट्स द क्लास, और वो आई होप सो कि आप लोगों के लिए चॉइस है, मेरा ख्याल है कि अगर आप सर टीचर तो सर आप ही हैं सर मुल्तान में जो ये सब्जेक्ट की महारत रखते हैं, तो सर फिर आप ही लेंगे दोनों क्लासेस। मैं महारत तो नहीं रखता बेटा। सर आप ही पढ़ाते हैं ये। अच्छा। नहीं, महारत नहीं है, कोशिश करता हूँ मैं। फिर भी सर बहुत अच्छी कोशिश करते हैं आप। चलें, थैंक यू। हाँ, वो मेरे पास ही कोर्स होगा। सर जी फिर तो दोनों लेंगे सर आपसे। चलें फिर, बल्कि हम कराची और इस्लामाबाद वालों को भी यहाँ बुलवा लेते हैं, होटल यहाँ बुक करवाते हैं। सर उनके लिए तो मुश्किल है, मेरा तो घर पास ही है सर। हाँ नहीं, इंशाल्लाह वेलकम, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। चलो ये ज़्यादा, हाँ जी, एक सहूलत भी है कि जी आप, जी क्योंकि सर। इंशाल्लाह वहाँ जब क्लासेस होंगी तो वो फिर फेस टू फेस का एक अपना मज़ा होता है। जी सर वो भी है। अच्छा जी, मेरा ख्याल हम अब वी शुड स्टार्ट। मैंने ये पूछा था, ये अभी एक वो है 20161108, यहाँ अभी समन हैव एंटर्ड, बट उन्होंने अपनी अनोनिमस है, कोई को बताएंगे कौन किन का नेम है ये जी? 20161108। नहीं, बताना नहीं चाह रहे जी। चले चलें, अच्छा जी, प्लीज़ टुडे आर lecture or topic we have selected, that is the benchmarking के हवाले से। और इनफैक्ट डियर स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा जब भी कभी लेक्चर में डिलीवर करता हूँ तो मैं ये दो बातें करता हूँ कि आप जब भी बेंचमार्किंग पढ़ें, साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट है, वो है री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। री इंजीनियरिंग इसके पैरेलल में ये होती है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए यू आर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, और यू आर डिज़ाइनिंग डेवलपिंग समथिंग न्यू प्रोडक्ट। लेकिन उसके पैरेलल में दूसरी अप्रोच बेंचमार्किंग होती है, और बेंचमार्किंग इज़ द वे इन विच वन फर्म get benefit from the specialization or knowledge or expertise of someone other। आपका जो एक और पर्सन है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो अगर उसमें कोई स्पेशलाइज्ड है, आपसे बेहतर है, तो वो आप उसके नॉलेज से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। और एक लो परफॉर्मर फॉर्म जब अपने से बेस्ट इन क्लास फॉर्म के उस एक्सपर्टीज को बेनिफिट लेने के लिए जब उसको सेलेक्ट करके उसके मुताबिक इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, तो माय डियर, दिस इज कॉल्ड बेसिकली बेंचमार्किंग। और बेंचमार्किंग को जब भी पढ़ें तो एक स्लोगन अपने माइंड में लेके आया करें, और वो है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। क्या कहेंगे आप लोग? इसको लिख लें, डोंट डू नॉट reinvent या डोंट री इन्वेंट द व्हील। सोनिया बेटा क्या बताएंगे इस पे, ये क्या मतलब है इसका? सर जो चीज हमारे पास पहले से है उसके उसको मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नया रिसर्च करनी है तो करें। हम्म, डोंट री इन्वेंट द रील, मतलब जो पहले से चीजें मौजूद है। नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बात क्लियर नहीं हो सकी, दोबारा बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि इस बात का ये मतलब है हम्म, जो आपने स्टेटमेंट बोला कि जो चीज आपके पास पहले से मौजूद है हम्म। आप उसे यूज करो। नहीं लाइक मतलब, अपने तो आपके पास बेंचमार्किंग है का ना मतलब जो अपना मेरे पास, ऑब्जेक्ट। मेरे पास जो है, फर्ज करें मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास पहले ही चीज़ मौजूद है, ठीक है, आप ये बात कह रहे हो ना? मतलब एक स्ट्रेटेजी हमारे पास डेवलप्ड है फॉर एग्जांपल हम्म, किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी हम्म, ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव करने के लिए, तो हम्म। हम उसी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अली गिलानी आप उसी को बताएं। दोबारा हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सर हम्म, मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट बेहतर बनानी चाहिए, क्योंकि जो एक चीज़ है बड़ी, व्हील की एग्जांपल ले लें सर।
कि हम उसको बेहतर से बेहतर किस तरह क्या बना सकते हैं सर उसको। सर मैं तो सर सिर्फ इस लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, डोंट रीइन्वेंट द रूल। लेकिन बेटा ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर नहीं है। जी अच्छा अब देखिए अली गिलानी, आपके भी वर्जन ठीक नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। देखिए बात ये है कि दो तरीके होते हैं करने के। एक तो ये है कि आप अपनी कंपनी में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नई चीज़ बना लो। अच्छा, जब हम कहते हैं ना डोंट री इन्वेंट द व्हील, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इनोवेशन, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कोई आपसे ज़्यादा बेहतर फॉर्म है और आप अगर वही काम करना चाह रहे हैं, तो माय डियर आप अपनी R&D करने के बजाय आप ऐसा करो कि उसको सिलेक्ट कर लो और फिर आप उस जैसा बनने के लिए अपने सिस्टम के अंदर आप बेहतरी लेके आओ और आप उसको टारगेट समझते हुए आपने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। मसलन ये था कि ऐसी कोई चीज जो पहले बन चुकी है, सोनिया बेटा गौर से सुनिएगा, और जी अगर आप उसको खुद री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। द रीजन इज दैट क्योंकि वो चीज जो आप बनाने जा रहे हो वो तो मार्केट में पहले ही आ चुकी है। या तो उससे डिफरेंट कोई चीज बनाओ, और अगर कोई डिफरेंट बनानी है तो उसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी, और अगर उसी टाइप की कोई चीज बनानी है तो फिर आपको R&D करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप क्या करो कि उस बेहतर प्रैक्टिसिंग फॉर्म को चूज कर लो, सिलेक्ट कर लो, और आप उस का एक एनालिसिस करके, गैप एनालिसिस करके जो आपके अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं, अपने सिस्टम को बेहतर कर लो। तो जब एक लो परफॉर्मर फॉर्म ने अपने से ज़्यादा हाई परफॉर्मर फॉर्म को सिलेक्ट करके अपने सिस्टम में बेहतरी लाई, और वो वाला कि जो आपसे हाई फॉर्म थी, तो माय डियर आपने उसको अपना स्टैंडर्ड मान लिया और उसके मुताबिक आपने अपने अंदर चेंज लेके आए। आप बेटा ये कह रहे थे कि जी कोई अपनी स्ट्रैटेजी उसे बेहतर करें, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री में वो फॉर्म्स, वो कंपनीज जो आपसे बेहतर हैं और आप वैसा बनना चाहते हैं, तो फिर आप री इन्वेंट ना करो। अगर री इन्वेंट करोगे तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। so that's why I think you have to select the one best in class firm, world class firm, और उस जैसा बनने की कोशिश करने के लिए जो उनकी चीज़ें हैं उसका स्टडी करके, गैप एनालिसिस करके अपने सिस्टम को बेहतर करो और उस जैसा बन जाओ। ये एक दूसरी वे है, इसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग। अच्छा, दूसरी बात ये सुनिएगा, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जी मैंने व्हील का नाम लिया तो यहाँ व्हील एक सिंबॉलिक सेंस में यूज हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है। तो प्लीज़ कभी भी कोई लो परफॉर्मर फॉर्म किसी बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट को कॉपी तो कर ही नहीं सकती। तो लिहाजा इसमें हम जब भी कभी बेंचमार्किंग करते हैं तो बेंचमार्किंग इज डन फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर द बेस्ट प्रोसेस। इट नेवर बी डन फॉर द प्रोडक्ट वाइज। तो आप अपने प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए अपने से बेहतर किसी फॉर्म को चूज करके आप वैसा बनने की कोशिश करने के नाम को हम क्या नाम देते हैं? बेंचमार्किंग। लिहाजा अगर आपने कोई नई चीज़ बनानी है, कोई नया प्रोसेस डिराइव करना है, कोई इनोवेशन लानी है और दूसरों से डिफरेंट होके करना है, तो फिर R&D करें, मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते, आप जस्ट फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने से बेहतर कोई फॉर्म जो बेस्ट इन क्लास, वर्ल्ड क्लास फॉर्म है, उसको चूज करके वैसा बनने की कोशिश कर लें। अब एग्जाम्पल में मैं ये बात बताना चाहूँ, अगर सपोज कर लें कि एक पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी, अगर वो लो परफॉर्मर है, उसकी क्वालिटी अभी पब्लिक में वो परसीव नहीं की जाती और वो लम्स जैसा बनना चाहती है, तो यहाँ लम्स हमारे लिए एक बेंचमार्क बन गया है। और वो यूनिवर्सिटी लम्स के सिस्टम को अपने यहाँ अडॉप्ट करना चाहती है, तो वो फिर बाकायदा स्टडी करके और अपने सिस्टम के अंदर उस टाइप की चीज़ें लेके आके लम्स जैसा बनने और वो परफॉर्मेंस वैसी देने की कोशिश करने के नाम को हम क्या नाम देते हैं? बेंचमार्किंग।
क्लियर जी? आप जी कोई सर। अभी बात करना चाहें तो। सोनिया बेटा, मैंने जो बात कही थी, आप जो कह रहे थे वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके सर, समझ आ गया ठीक है, तो डिफरेंस। हम जब भी इसका स्लोगन जेहन पे लेके आए, लेकिन उसका मतलब डोंट री इन्वेंट द व्हील का मतलब है कि ऐसा काम जो पहले दुनिया में कोई री इन्वेंशन वो हो चुकी है, तो उसी चीज़ को ना करो बार बार। तो क्योंकि या तो एक नई चीज़ बना लो, अगर नहीं है तो किसी के नॉलेज से प्रैक्टिस। अब मैं एग्जांपल में ये बात बताना चाहूँ, एक ऐसा एरिया जिसमें चाइना हमसे बेहतर है फर्ज करें, तो माय डियर हम अगर वही काम रिसर्च करके उसको री इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम चाइना की उन इंडस्ट्रीज़ को अपना बेंचमार्क मान लें और फिर वैसा हम बनने के लिए एक स्टडी कंडक्ट करके अपना एनालिसिस करें, उनका करें, गैप एनालिसिस करें, और वो एरिया जिनमें हम वीकर हैं फिर उसको बेहतर करके उस जैसी इंडस्ट्री बन जाए। इस नाम को आप क्या नाम देते हो? बेंचमार्क। क्लियर जी? हम्म। यस सर। चलें, ओके जी, थैंक यू। नाउ माय डियर, कमिंग टू दिस वन, सो जस्ट सी, ये हमारी कुछ इसमें जो चीज़ें आ सकती होती हैं, बेंचमार्किंग मीनिंग, बेंचमार्किंग डेफिनेशन, बेंचमार्किंग फीचर्स, कॉन्सेप्ट्स हैं, वाई बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के एडवांटेज वगैरह ये हो सकते हैं, बेंचमार्किंग प्रोसेस, बेंचमार्किंग की टाइप्स वगैरह। ये आप इसमें बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग प्रोसेस और बेंचमार्किंग की टाइप्स, ये ज़्यादा अहम चीज़ें समझी जा सकती हैं। अच्छा, आप देखिए, इन सिंपलेस्ट सेंस व्हाट इज बेंचमार्किंग, एंड इट्स सिंपलेस्ट बेंचमार्किंग मीन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स। माय डियर, देखा आप जो अभी बात मैंने की, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं आर सेल्फ बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से। अब दूसरे कौन होंगे? जो हमसे बेहतर हैं, और उनको हम एज ए एग्जाम्पल मानते हुए, स्टैंडर्ड मानते हुए वैसा बनने की कोशिश करेंगे। और फिर इस चीज़ को हम कहते हैं बेंचमार्क, क्योंकि इसीलिए हमने कहा था कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। अगर आप जो दूसरे हैं वैसा ही आप भी री इन्वेंट करना चाहते हैं, सॉरी आई मीन हाँ जी, री इन्वेंट, तो वो मेरा ख्याल है जस्ट लाइक दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। Now, what is the definition we may also ask and talk about? Uh, Benchmarking is a practice of being humble enough to admit that someone else is better at something and wise enough to try and learn how to match and even surpass them at it. मतलब इसका मतलब है कि आप बेसिकली दूसरे को ये मान लेते हैं कि वो हमसे बेहतर है और हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के नाम को बड़ी सिंपल सेंस में हम क्या नाम देते हैं? बेंचमार्किंग। अच्छा, अब रिमेंबर, इसमें ये बात क्लियर कट है कि एक सर लो। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, ये जी मेरा ख्याल हेलो। जी जी प्लीज, अब आ रही है आवाज जी? एक्सक्यूज मी, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो। यस सर। अच्छा जी, तो सर। इसमें यस सर। जी 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 शुरू करूं जी मैं? यस सर। अच्छा, तो इसके अंदर हम एक ये बात होगी कि जो एक कम लो परफॉर्मर फर्म वो सिलेक्ट करेंगे। कभी भी हाई परफॉर्मर फर्म ये काम नहीं करती। मतलब जो किसी भी प्रैक्टिसेस के अंदर लो है किसी से, तो वो अपने से हाई, बेस्ट इन क्लास, वर्ल्ड क्लास, और उनको वो सिलेक्ट करके वैसा बनने की कोशिश के नेम को हम बेंचमार्किंग कहते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब देखिए एक और ज़रा थोड़ा सा, बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वंस बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू सर इंडस्ट्री आपकी बेस्ट। आवाज कट रही है। अच्छा सर जी, ठीक आ रही है आवाज, लगता है इनका इंटरनेट वीक है सर। हाँ जी सोनिया, मेरा ख्याल है माइट बी दैट प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड। बाकी लोग कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है। यस सर, क्लियर है आवाज। अच्छा जी, तो benchmarking is the process of comparing one's business processes and performance metrics to industry best and best practices from other industry.
तो मतलब आप जो है वो परफॉर्मेंसेस को, प्रोसेसेस को, जो बेस्ट इन क्लास कंपनी है उसको आप चूज करके अपने आप को बेहतर करते हो। अच्छा, अब सवाल है कि वाई आर अदर बेटर, हाउ आर अदर बेटर, व्हाट कैन वी लर्न, हाउ कैन वी कैच अप, how can we become the best in our industry? So these are the points that which you have to be kept in mind. Now let's further मजीद इसी की definition को अगर आप देखें तो benchmarking is process by improving performance by continuously identifying, understanding, and adapting outstanding practices found inside and outside the organization. अच्छा, यहाँ पे my dear इनसाइड एंड आउटसाइड जो प्रैक्टिसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जरा बताएं कि इनसाइड बेंचमार्किंग कैसे हो सकती है। सर आपके अपने कंपनी के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो बेस्ट परफॉर्मर डिपार्टमेंट्स हैं उनको एज ए केस स्टडी लेके आप अपने आप से कंपेयर करें और उनकी स्ट्रेंथ्स निकाल के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली जी जी सोनिया, आप बेटा बात करें, कोई मेरा ख्याल यू फील सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। जी एक्सक्यूज मी। अच्छा जी प्लीज, मेरा ख्याल शायद उनका अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात कही है एक्चुअली विद इन कंपनी हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो एक ऐसा प्रोसेस जो मार्केटिंग वाले फॉलो करते हैं और एचआरएम वाले भी समझते हैं कि हम उस जैसा हो जाएं, तो नेचुरली उसको आप क्या नाम दोगे, इनसाइड बेंचमार्किंग। और आउटसाइड बेंचमार्किंग नेचुरली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम उसमें किसी दूसरी फॉर्म, किसी दूसरी इंडस्ट्री को हम बेंचमार्क करते हैं। तो बहरहाल पॉइंट इज दिस वन कि बेंचमार्किंग मे बी इनसाइड और इट मे बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। और नाउ इन फैक्ट द नेक्स्ट वन इज बेंचमार्किंग फीचर क्या होती हैं जी। बेंचमार्किंग इज हैज अ थ्री मेन फीचर: continuous method of measuring and comparing a firm's business process against those of another firm, discover performance gap between one's own processes and those of leading firms, और फिर हम incorporate leading firms process into one's own strategy to fill the gap in। तो असल में तीन बातें क्या है कि इसमें measuring, डिस्कवरिंग परफॉर्मेंस गैप, और फिर हम उस गैप को फिल करना, ये है जी मेजर फीचर्स कहलाएंगे। उसकी वजह कि सबसे पहले हम अपने आप को मैयर करते हैं कि हम क्या हैं, फिर हम देखते हैं कि दूसरी कंपनी का को प्रोसेस को सिस्टम कैसा है, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो वहां से गैप फाइंड होता है, चूंकि गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द व्हाट इज डिजायर्ड। और फिर वो गैप मीन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिशिएंसी हमारी, और उस वीकनेस को और उस डेफिशिएंसीज को, उस लैकिंग को फिर ख़त्म करने के लिए माय डियर हम क्या करेंगे कि हम एक्शन लेंगे और उसके लिए उस प्रोसेस को, सिस्टम को बेहतर करेंगे फिजिकली, और इस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइक। अच्छा जी, अब अगर आप बेंचमार्किंग प्रोसेस पे जाएं। Excuse me, सर। जी 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 सर प्लीज। एक चीज है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, और एक चीज है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इन दोनों के अंदर टेक्निकली क्या डिफरेंस है? दोबारा बताइए, BTR कह रहे हैं आप? सर बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और हाँ एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। जी जी। अच्छा आप देखें जो है ना बेटा जी, BPR जो है ना वो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है। अच्छा, वो किसी भी प्रोसेस की री इंजीनियरिंग है। मसलन आपका कोई भी प्रोसेस है, एक्टिविटी है,
उस प्रोसेस को आप ज़्यादा लीन करना चाहती हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो वो बीपीआर है बेसिकली। और जब आप बेंचमार्किंग है, अब बेंचमार्किंग के अंदर नेचुरली आप बहुत सारी बेंचमार्किंग हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं जी कि हमारी टेक्नोलॉजी जो कंपैटिटर की टेक्नोलॉजी, हम उस टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो तो तब भी बेंचमार्किंग हो गई। ठीक है ना जी। आपने बेंचमार्किंग, क्योंकि बेंचमार्किंग में यू सेट अ स्टैंडर्ड और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं करते असल में। अच्छा, अब जब आप बीपीआर कहते हैं ना, तो बीपीआर का मतलब है कि बिजनेस आई मीन लाइक जो बीपीआर प्रोसेस, जो बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग उसके अंदर प्रोसेस का मतलब जब हम बात करते हैं तो वो, अब जैसे मैं एग्जांपल अगर कहूँ कि आपके यहाँ पेमेंट सिस्टम जो है ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब आपके प्रोसेस में कुछ इंटरनल कंट्रोल के कुछ मिसाइल ज़्यादा हैं, उसमें वेस्टेज होने के चांसेस हैं, करप्शन होने के चांसेस है, तो आप कहते हैं कि जी उस कंपनी का जो पेमेंट सिस्टम है बड़ा फूल प्रूफ है, लिहाजा अब उस प्रोसेस को आप उनके मुताबिक करने की कोशिश करते हो, तो माय डियर इसको हम ये नाम देते हैं। तो प्रोसेस का मतलब सिर्फ प्रोसेस है, और प्रोसेस मीन जैसे अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस है, पेमेंट सिस्टम है, रिसीट सिस्टम है, इन्वेंट्री का इशुएंस सिस्टम है, ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब आप लीन करना चाहती हैं, स्मार्ट करना चाहते हैं और उन जैसा करना चाहते हैं, तो ये माय डियर इसको आप कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है? एक्सक्यूज मी। यस सर, थैंक ठीक है जी यू। यस सर, सोनिया। गॉट इट, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। सोनिया बेटा बात कीजिएगा, आपको, यू आर रेजिंग योर हैंड, एक्सक्यूज मी प्लीज। जी जी, सोनिया you can talk please. सर मैं म्यूट थी एक्चुअली, और मेरा कुछ कनेक्शन का भी प्रॉब्लम था। तो सर ये जो अभी क्वेश्चन किसी ने पूछा था उसका आंसर आप प्लीज दोबारा दे सकते हैं? मतलब देखिए थोड़ा मुझे क्वेश्चन ये आधी बात था, समझ आई, आधी नहीं। उन्होंने पूछा था कि जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है ना जी, बीपीआर और बेंचमार्किंग में फर्क क्या है। तो नेचुरली जो बीपीआर में जब लफ्ज प्रोसेस लग गया, तो प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी सिस्टम, प्रैक्टिसेस, जैसे अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कैसे करती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो प्रोसेस है। और अगर आप अपने प्रोसेस को उन जैसा करना चाहते हैं, तो माय डियर ये आपका बीपीआर हो जाता है बस। बाकी बेंचमार्किंग तो एक सेटिंग द स्टैंडर्ड, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इवन ऑटोमेशन के बारे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा बीपीआर इज व्हाट के द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व, और आप अपने स्टेप को ज़्यादा लीन बेहतर करना चाहते हैं, और उसके लिए आप ऐसा ऐसा करते हैं, बस इतना फर्क होता है। क्लियर? ठीक है। जी प्लीज। अच्छा जी, आप देखिए, दिस इज द प्रोसेस। बात वही है, प्लानिंग होगी, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किनका? आपने उस पार्टी को जिसको हम बेंचमार्क करना चाहते हैं प्लीज, क्योंकि विदाउट डाटा कलेक्शन तो ये काम हो नहीं सकता। और फिर एनालिसिस होगा, एनालिसिस में जब हम अपने डाटा को उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो माय डियर आपको यहाँ से क्या ना आएगा? गैप। और फिर गैप को ब्रेक करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम उसमें चेंज लाएंगे और इम्प्रूविंग प्रैक्टिस। देखें यहाँ बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल, ये प्रैक्टिस हो रहा है। प्लीज़ आप नेवर एवर टॉक अबाउट, यू आर नॉट गोइंग टू बेंचमार्क प्रोडक्ट, you are going to benchmark practices, you are going to benchmark the processes one। क्योंकि आप किसी की प्रोडक्ट को कॉपी तो नहीं कर सकते ना, वो तो इलीगल है, चीटिंग है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, व्हेनेवर हमने इम्प्रूव करना है अपने प्रैक्टिसेस को, प्रोसेसेस को बेहतर करते हैं। और बेंचमार्किंग इज नॉट अ नेम ऑफ imitating the copy of the services or the product of someone else। वो गलत हो जाएगा। वो चूंकि उनके पास पेटेंट होंगे,
तो आप अपने, अब जैसे मैं ये कहूँ, आप अपना एग्जामिनेशन सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सिस्टम को बेंचमार्क कर सकती है, इवैल्यूएशन का मेथड कैसे है। लेकिन उनकी डिग्रियां छाप छाप के तो नहीं वो दे सकते ना, दे आर नॉट अलाउड, लेकिन दे कैन इम्प्रूव देयर सिस्टम एग्जामिनेशन। जैसे रिसर्च की क्वालिटीज़ को बेहतर करना, हम कहते हैं कि जो लम्स में जिस टाइप की रिसर्च होती है, हम भी उसी पैटर्न पे अपने बच्चों को रिसर्च पे इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने जो निज़ाम कायम किया हुआ है वैसा निज़ाम हम भी कायम करके उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ वुड बी कॉल दी बेंचमार्किंग। लिहाजा बेंचमार्किंग हमेशा प्रैक्टिसेस की होगी, प्रोसेसेस की होगी, इट नेवर बी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। और ये कहीं एग्जाम में डिसीव मत हो जाइएगा, जब भी हम करेंगे तो इस तरीके से। अच्छा, अब आइए माय डियर, इनफैक्ट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। अब देखिए जो बेंचमार्किंग होती है वो उसको मुख्तलिफ, एक तो जैसे अभी मैंने बात की थी कि लाइक इट्स मे बी इंटरनल, इट मे बी एक्सटर्नल। अगर विद इन डिपार्टमेंट कंपनीज के कोई आप एक दूसरे को कर रहे हो तो ये इंटरनल है। अगर आउटसाइड एक फॉर्म दूसरी फॉर्म को, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को करती है तो दिस वुड बी कॉल्ड दी एक्सटर्नल। अच्छा, उसके अलावा बेंचमार्किंग, एक जनरल बेंचमार्किंग भी होती है, एक स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग भी होती है, ठीक है। अब जनरल बेंचमार्किंग में मतलब लाइक इज दिस वन, कि अगर एक यूनिवर्सिटी किसी दूसरे एक और बैंक के पेमेंट सिस्टम को अपने यहाँ वैसा राइट करना चाहती है, तो माय डियर इसको आप क्या नाम दोगे? ये जनरल है। और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप अपने कंपैटिटर को बेंचमार्क करते हो और उससे उस जैसा बनने की कोशिश करते हो। और हाउ पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर विद ईच अदर, इट मूव्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज and cities to determine what they are the best strategic outcomes like, ठीक है। इसी तरह माय डियर लाइकवाइज अगर हम देखें तो हमारे पास ये परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग भी है। हाउ पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर देमसेल्फ विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, मतलब उसकी इन्हेंसमेंट को, उसकी सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश जब वो करेंगे। व्हेन टू बेंचमार्क, अब ये एक इशू है कि जी हमें बेंचमार्क कब करना चाहिए। तो टारगेट इज नॉट क्रिटिकल टू द कोर बिजनेस फंक्शन। जब कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर तो हमें बेंचमार्क नहीं करना चाहिए। की स्टेक होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व, inadequate resources to carry through, no plan for implementing findings, fear of sharing information with other organization, ये एक होगा तो उस सूरत में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज बेंचमार्क क्या है? अ बेंचमार्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स exemplary operational performance. There are many benchmark in the world including, मतलब ये देखिए कि टोयोटा फॉर प्रोसेसेस, कि दुनिया टोयोटा के प्रोसेस को बेंचमार्क करती है। इंटेल फॉर डिजाइन, मटरोला फॉर ट्रेनिंग, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन फॉर सर्विसेज, होंडा फॉर रैपिड एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या है? इसका मतलब है कि रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए लीडिंग कंपनी कौन सी समझी जाती है? होंडा। इंटेल किसके लिए? डिजाइन के लिए बड़ी मशहूर, वो कहते हैं जी डिजाइन ऑफ द इंटेल। अब इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आप भी डिजाइन को बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो पीछे इंटेल के कोई सिस्टम है ना, उस सिस्टम को अगर आप भी अपने यहाँ ले आए तो आपके भी डिजाइन बेहतर हो सकती है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक यू मे बेंचमार्क इन द फॉलोइंग एरिया फॉर द टोयोटा फॉर द प्रोसेस। अब अभी जो क्वेश्चन माय डियर किया गया था ना कि प्रोसेस, इसका मतलब है कि जब आप अपने प्रोसेस को बेहतर करना है तो ये बीपीआर बन गया। दैट इज व्हाट अ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं, तो दिस इज द वे लाइक। अच्छा, ये माय डियर ये बातें वही हैं। अब असल में ये तो वैल्यू चेन एनालिसिस है। अब आप इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको बेंचमार्क कर सकते हो। मतलब आप फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हो कि यार हमारा भी हो जाए,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंपनी की ऐसी इतनी खूबसूरत है, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट वगैरह आप भी चाहते हो वैसी हो जाए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर एक कंपनी दैट इज कंसिडर्ड अ मार्वलस वन, और वो बड़ी एडवांस लेवल की, आप भी समझते हो कि ऐसी हो हम ये करना चाहते हैं। प्रोक्योरमेंट में एक कंपनी है, इतनी एफिशिएंट है, उनका एमआरपी, ईआरपी, प्रोक्योरमेंट, परचेज, आरओपी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज अ सो फाइनेस्ट वन। आप भी चाहते हो कि हमारा भी प्रोक्योरमेंट ऐसा हो जाए। इसी तरह इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, marketing and sales services. So, my dear, you may benchmark with respect to support activities, with respect to primary activities. तो ये हम वैसे पहले आपको चेन के हवाले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, और हम भी उनको कैसे करें। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा हम चूँकि बेहतर करने के लिए हमें एनालिसिस वगैरह, तो डिस्कवरिंग कोर कंपिटेंस अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी की कंपिटेंस कैसी है और हम भी, तो रिसोर्सेज हैं माय डियर, वो टेंजिबल, इंटेंजिबल कैपेबिलिटीज, टीम ऑफ रिसोर्सेज, कोर कंपिटेंस, सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो डिस्कवरिंग कोर कंपिटेंस में ये देखिए, आपने क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल एडवांटेज, वैल्यू चेन एनालिसिस करके, सिस्टम स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस, अबव एवरेज रिटर्न, और इसलिए तो आप यहाँ पे ये चीज़ें आप, और फिर आप देखते हो कि ये जो क्राइटेरिया एडवांटेज लेने के लिए, वो जो आपने हमने बात की थी कि रिव्यू का, कि वो वैल्यूएबल कितना है, रेयर कितना है, कॉस्टली टू इमिटेट, अनसब्स्टिट्यूटेबल होता है। तो ये वो वेज हैं जिसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करके, उसको फाइंड करके, फिर अपने पोटेंशियल को देख के, गैप एनालिसिस करके, देन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ। माय डियर, कॉमनली बेंचमार्क परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हो सकती हैं? यू कैन बेंचमार्क द फाइनेंशियल रेशो, प्रोडक्टिविटी रेशो, कस्टमर रिलेटेड रिजल्ट्स, तो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स मेजर्स, क्वालिटी मेजर्स, मार्केट शेयर डाटा, और स्ट्रक्चरल मेजर्स। आगे चलें जी। माय डियर, कंटिन्यूस एंड ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट यस सर। इज व्हाट, ठीक है। लाइकवाइज अब देखें, ये आपकी है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये ब्रेक थ्रू क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर यकदम एक रेडिकल चेंज लेके आए, और आपको एक R&D यहाँ पे हो के एक नई चीज़ आप बनाने में कामयाब हो गए। तो देखा, जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो इंक्रीमेंटल है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ अगर आप गौर से देखें, तो आपने इस लेवल से इतना लंबा सफ़र, ये देखें, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ इम्प्रूवमेंट आपकी ओवर द टाइम थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ आपने यकदम क्या किया है, थोड़े से टाइम में। ये इसका मतलब कोई आपने ब्रेक थ्रू हमेशा R&D के जरिए होगी, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। और हाई कंपेटिटिव सिचुएशन ये होती है, उसमें आपको ब्रेक थ्रू, कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत है, और फिर वो जब कोई चीज़ बन जाती है, फिर ऐसा ऐसा आप उसे, तो लिहाजा दो किस्म की इम्प्रूवमेंट है, एक आप कंटिन्यूस, और दूसरी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू ये है कि ऐसा कोई रिसर्च करके कोई नई चीज़ आप बना लें, वो ब्रेक थ्रू है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाइक होती है। माय डियर, दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई बेंचमार्क, हमें बेंचमार्किंग क्यों करनी चाहिए? तो देर आर फ्यू वेरी सिंपल क्वेश्चन माइट बी देयर आंसर रादर। Benchmarking gives us the chance of gaining better awareness of ourselves, what we are doing, how we are doing it, how well we are doing it, better awareness of the best them, what they are doing, how they are doing it, and how well। तो देखा, अगर गौर से देखें, तो अस और देम, वो और हम, उनके दरमियान हम एक गैप फाइंड करके हम देखने हैं कि हम क्या हैं, वो क्या हैं, हाउ वी आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग, हाउ वेल वी आर डूइंग और हाउ वेल दे आर। तो यहाँ से नेचुरली बात है कि जो अच्छी बेस्ट इन क्लास वर्ल्ड क्लास फॉर्म होगी, वो जो हमसे बेहतर है, और फिर उसका गैप एनालिसिस करके माय डियर हम उसको, तो वाई बेंचमार्किंग में हमें इस वजह से करना चाहिए कि बेंचमार्किंग इज अ मोर एफिशिएंट वे टू मेक इम्प्रूवमेंट।
manager can eliminate trials and error. Benchmarking freed up organizations' ability to make improvement. Today, time is of the essence. अब इसका मतलब है कि टाइम इज द एसेंस का मतलब है कि R&D करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक आप अगर किसी की सुपीरियर स्पेशलाइजेशन से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो एक शॉर्टर टाइम के अंदर आप लोगों को कर सकते हैं। बेंचमार्किंग हैज़ द ability to bring your performance up as a whole significantly. Learn from other experience. My dear, अगर आप इस को अगर अंडरलाइन कर लें तो ये आई थिंक अ रियल सोल ऑफ द real core meaning of the benchmarking, because you are getting benefited from the experience of others. So set realistic but ambitious targets को आप set करते हुए you are going to achieve. So here is a three major advantages of benchmarking. वो क्या है जी कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट इससे होती है। बाय इम्प्लीमेंटिंग बेंचमार्किंग एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव देयर ऑपरेशन प्रोसेस, टाइम एंड कॉस्ट रिडक्शन होता है because benchmarking is a time and cost efficient because involve imitation and adaptation rather than pure invention. क्योंकि आप इन्वेंशन नहीं करते बल्कि किसी के निज़ाम को सिस्टम को अडेप्ट करते हो, इमिटेट करते हो। अगेन आई वुड लाइक डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज वंस वी आर टॉकिंग बेंचमार्किंग। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू बेंचमार्क टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर कंपनी, rather you want to improve your system, you want to improve your process, you want to improve your practices, please. So competitive strategy में भी हमें इसका फायदा है और वो क्या है कि by implementing benchmarking activity organization can improve their competition process like टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग पहले भी हमने कुछ बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड हु इज बीइंग कंपेयर्ड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन क्लासिफाई बेंचमार्किंग व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड हु इज बीइंग कंपेयर्ड विद। तो इनको हम ये कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए जो टाइप्स की बात हो रही है माय डियर, क्या है कि आप अगर गौर से देखें तो प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक। तो अगर आप देखें तो असल में आप देखते हैं अब आप अल्टीमेट अपने प्रोडक्ट को और फिर परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए और फिर प्रोसेस को और फिर स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि लॉन्ग टर्म बेस्ड आप अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट is being compared with other organizations, we have four main types. These four major types of benchmarking are evolutionary, beginning with product through to functional, process and strategic benchmarking. जरा गौर से देखिएगा, असल में हम प्रोडक्ट को देखते हैं, पीछे उसके फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस के पीछे प्रोसेस होता है और प्रोसेस के पीछे लॉन्ग टर्म फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखना चाहूँगा माय डियर कि अगेन कोई आप इंटेल की बात कर लें तो इंटेल की जो डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट है और उसके पीछे हम देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो पीछे आपके कौन से होंगे? प्रोसेस। तो माय डियर जब आप प्रोसेस को बेहतर करोगे और वो लॉन्ग टर्म बेस्ड बेहतर करोगे तो ये स्ट्रेटेजिक हो गया। तो इस तरह आपकी जो बेंचमार्किंग है वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती हैं, वो प्रोसेस बेस्ड भी हो सकती हैं, वो स्ट्रेटेजिक बेस्ड भी हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में on the basis of who is being compared with our organization we have these categories. तो देखा जब आप कहते हैं कंपैरिजन करना है तो माय डियर इट मे बी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कि आप इट मे बी जेनरिक। जब हम जेनरिक की बात करते हैं तो वो इसीलिए हमने पहले भी बताया था कि एक बैंक अपनी किसी दूसरी जनरल मैटर के ऊपर किसी दूसरी इंडस्ट्री को वो कंपैरिजन कर सकता है। इसको हम इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, बेस्ट इन क्लास भी हो सकता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो सकता है। तो कंपैरिजन माइट बी आई थिंक नंबर ऑफ वे। अच्छा बेंचमार्किंग की जो स्टेजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है माय डियर ये ज़रा थोड़ा सा देखिए। वैसे तो माहिरीन कहते हैं कि जब आप बेंचमार्क करें तो ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास, बेस्ट इन क्लास। असल में वर्ल्ड क्लास का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर की कोई कंपनी,
वर्ल्ड क्लास, बेस्ट क्लास का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसको दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है और उसे एज ए स्टैंडर्ड माना जाता है, बेस्ट इन क्लास। मैं पहले भी वर्ल्ड क्लास फॉर्म्स, बेस्ट इन क्लास, तो ये वो फॉर्म्स हैं। अब देखिए, आप कभी भी इनकेपेबल फॉर्म को तो करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कौन है, इज इनफेक्टिव, इनसफिशिएंट एंड एट द रिस्क ऑफ फेलिंग, नीड्स मेजर डिजाइन। इफेक्टिव क्या है कि वो सेटिस्फाइज ऑल कस्टमर रिक्वायरमेंट, लेकिन उससे ऊपर फिर क्या है, एफिशिएंट, मीट्स ऑल इंटरनल रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट मार्जिन। लेकिन जो बेस्ट इन क्लास है वो क्या है कि एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, आउट परफॉर्म ऑल कंपेटिटर एंड हैज क्लियर कंपेटिटिव एडवांटेज। लेकिन वर्ल्ड क्लास में रिकग्नाइज एज द बेस्ट बेंचमार्क बाय अदर इवन इन अदर सेक्टर, लेकिन दूसरे सेक्टर में भी इवन उसको एज ए लीडर इंडस्ट्री। आई एम श्योर आई वुड आस्क यू कि जब आप नॉर्मली बेंचमार्किंग, चूंकि डेली बेसिस के ऊपर तो नहीं हो सकती, लिहाजा कोशिश करें कि जो फॉर्म्स इस लेवल के ऊपर हैं उनको देखते हुए आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेसेस को बेहतर करने की कोशिश करें। माय डियर, जब आप बेंचमार्किंग करते हैं, इज इक्वालिटी बाय कंपैरिजन फॉर अचीविंग बेटर स्टैंडर्ड इन अदर, in the global movement today the competition is increasing at a fast rate, and the only way to improve your relative quality and move upward is to find out and implement the best industry practices। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी R&D नहीं कर सकता, लिहाजा क्योंकि कंपटीशन बड़ा हैवी है और आपने मुसलसल इम्प्रूव करना है, तो आप अपने आप को क्या करते जाएं, बेंचमार्क करें, और यही सॉल्यूशन है। और बेंचमार्किंग की मेथोडोलॉजी क्या है कि बेंचमार्किंग कैन बी वेरियस टाइप, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल आ सकता है कि प्रोडक्ट बेंचमार्किंग का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी की प्रोडक्ट को वैसा ही हूबहू बनाने की कोशिश करो। आप उनकी जो सर्विसेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट में सर्विसेज को बेहतर कर सकते हो। और बेंचमार्किंग process, best practices benchmarking, whatever be the category chosen by the organization, the benchmarking methodology remains the same in each case. Benchmarking methodology is explained through 5 simple steps like वो जो हमने, तो बेंचमार्किंग इज ए क्वालिटी कंपैरिजन हम इसमें करते हैं और हम देख सकते हैं। तो माय डियर, दिस इज समथिंग ऑल अबाउट द बेंचमार्किंग। तो मेरा ख्याल है इसमें हमने बेंचमार्क को डिफाइन किया, टाइप्स है और बेंचमार्किंग प्रोसेस है। नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर, क्लियर। तो R&D आप लोग कब करोगे? जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, लाइक बल्कि इससे भी सुनिए, अगर आप बात इस तरह करोगे ना कि जब हमने मार्केट लीडर, जब लीडर बनना है ना, मार्केट को लीड, तो फिर आपको R&D करनी चाहिए, क्योंकि जब आप R&D करोगे कोई नई चीज बनाओगे, जब नई चीज बनाओगे तो आपकी प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर हुई। अब चूंकि वो दूसरों से बेहतर है तो आप उसमें लीडिंग होंगे। जब आप लीडिंग है तो आपको आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर आप लीडर, इसका मतलब आप में असल में ना जिन इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग करने की ख्वाहिशात होती हैं वो बच्चों बनना चाहती हैं R&D में जाती हैं, और जो किसी को फॉलोअर बनना चाहती हैं वो मेरा ख्याल है फॉल करेंगी कहाँ, बेंचमार्किंग में। ये दिस इज। तो ये आप ना अपने माइंड में ये बात भी कर सकते हैं कि जो किसी इंडस्ट्री में उनकी टॉप मैनेजमेंट की जो विल है, ये भी हमें लीडर या फॉलोअर बनाने पे फॉलो। करती है। ठीक है जी, ठीक है। आगे मूव करें हम जी। यस सर। दिस इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि जब आप पोर्टफोलियो एनालिसिस करने जाते हैं तो माइंड में क्या चीज आती है सबसे पहले? सर हम अपने पॉइंट्स देखते हैं कि
कहाँ पे हमें एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है, अच्छा, मतलब हम कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स पूल कर सकते हैं? तो वही तो बात है कि आप व्हाई यू डेवलप पोर्टफोलियो। ताकि मतलब वही वाली बात है कि अब मतलब अपनी सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, हाँ अलग अलग एग्जैक्टली, मैं एस बी यूज में इन्वेस्ट करना चाहिए for तो so for ताकि preparing specific strategies for every group according to its relevant market. नहीं नहीं, अली अली एक्चुअली ये तो बात ही बात है ना। असल में जो पंच लाइन है ना जी सर। पोर्टफोलियो एनालिसिस की या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, वो यही है जो सोनिया अभी बात कर रही है ना, कि डोंट Sir, पुट योर ऑल, identification ऑल all products. एग्स इन वन बास्केट, बट डोंट पुट योर ऑल Egg- एग्स इन। एग्स इन वन बास्केट। Yes, sir. ये आप लोगों ने जैसे ही डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आएगी तो आप लोगों ने ये माइंड लेके आना। अभी मैंने बेंचमार्किंग पे क्या कहा है, वो फौरन एक स्लोगन इस्तेमाल करो कीजिए। अली बोलिए क्या मैंने कहा है बेंचमार्किंग पे। डोंट Yes, sir. रीइन्वेंट द व्हील। Don't बेंचमार्क, reinvent the wheel, sir. बोल दो, आपने डोंट रीइन्वेंट द व्हील। ये आप सीख लें आप लोग, जहां भी जी आपने सर। लिखा करें बोला करें, उसकी बजाय कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ ठीक है मनी सर। पे क्या चीज एक लफ्ज इस्तेमाल की जाती है, सर समझते हैं? एक सब्जेक्ट है ना, फाइनेंस पढ़ते हैं आप लोग। जी सर। तो बेटा जी उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया जाता है, उसमें वो किस बेस पे ऊपर करती है। सर फ्यूचर नहीं वो तो है, में हमारी मैंने एक 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 स्लोगन उसकी है, आपको आना वैल्यू चाहिए ना। क्या होगी? जी अली आप बताओ बेटा। सर नहीं है इतना सर इसका आइडिया। पता हम्म, है सर, समझाना नहीं आ रहा सर। नहीं क्या पता है, चले बताइए। सर टाइम वैल्यू ऑफ, सर जो आपका टाइम है सर वो वही आपका सर मनी है सर, आपको टाइम मैंने नहीं जाया करना। बेटा जी मैंने स्लोगन की बात की है। जिस तरह डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया है तो फौरन आप अपने माइंड में एक स्लोगन यूज करो, दैट इज व्हाट के डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। पूरा आइडिया यस क्लियर सर। हो जाएगा। जब बेंचमार्किंग पढ़ाई जाती है तो यू शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड से कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। सेम इन द केस विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, और लाइक विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आप कहेंगे कि टुडेज डॉलर इज बेटर देन टुमारोज डॉलर। ठीक है सर। ये सर फर्स्ट टाइम सुना है। तो फिर आप फाइनेंस क्या पढ़ रहे थे आप लोग। सर हमें कभी किसी ने स्लोगन्स के साथ नहीं पढ़ाया। तो इसके पीछे पूरी फिलॉसफी मैंने बता दी है कि जो आज यस का सर। डॉलर है वो कल के डॉलर से बेहतर है। जो अभी आप सोनिया बात कर रहे थे कि असल में जी। टाइम वैल्यू क्या होता है, कि दो चीज़ें हैं, एक आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, एक फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू वैल्यू है। क्या होती है कि जो आपका की प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल मिलके जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो एफ वी वो है। हमारी। अच्छा, एफ वी को जब आप कन्वर्ट करना चाहते हो एट ए सर्टन डिस्काउंटेड रेट तो वो पी वी है। बट behind the idea is time value of money, and time value of money is what, today's dollar is better than tomorrow's dollar. Slogan please, Yasin Jamal, always whenever I teach any sort of courses, मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ ना, ऐसा मसला कोई नहीं इंशाल्लाह। ये अली गिलानी से पूछिएगा आप लोग। ठीक है। तो पॉइंट इज दिस वन दैट्स, आप एक बात और एक फिक्रे को बात कह के पीछे पूरी फिलॉसफी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ किया करें। आप लोग प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे हैं ना जी, तो नॉलेज शुड बी अपडेटेड वन और क्लियर कट होना। ये आप 3 स्लोगन मैंने आप लोगों को फॉर द टाइम बिंग दे दिए, अब ये भूलने नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन पे क्या कहना है आप लोगों ने, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन डोंट वन पुट ऑल बास्केट। योर एग्स इन वन बास्केट। सोनिया आप अटक रहे हो आप। अच्छा पर दूसरी मेरा बात है, नेटवर्क खराब है, मैं नहीं अटक रही, मेरा नेटवर्क खराब है। नहीं आप थोड़ा सा इतना फ्लुएंट नहीं कह पा रहे ना जिस तरह मैं कह डोंट रहा पुट हूँ। ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अच्छा, और लाइक दूसरी बात में क्या है, डोंट री इन्वेंट द व्हील बेंचमार्किंग डोंट में। रीइन्वेंट द व्हील। ठीक है, चलिए एनी हाउ जी, दिस इज व्हाट। अच्छा असल में यू नो पोर्टफोलियो एनालिसिस में यहाँ पे एक ये चीज, ये बेसिकली
पोर्टफोलियोज हैं, और आपने जब मिलाया तो इसके अंदर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। ये मिल के क्या बना? पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो असल में पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। So, if we have money, if all money is invested in only one area, only one in direction, so in fact, this is disaster होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा दिखाने का मतलब ये था कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और अगर ये एक ही कंपनी की अगर हैं तो नेचुरली ये उनके क्या कहलाएंगे? पोर्टफोलियोज। तो देखा, कंपनी ने बेसिकली सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं बनाई, उन्होंने ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ये पोर्टफोलियोज है, ठीक है। तो लिहाजा असल में वही है कि उन्होंने एग मुख्तलिफ जगहों पे रख दी हैं, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में नुकसान होता भी है तो इट वुड मे बी एबल टू गिव यू द प्रॉफिट फ्रॉम अदर साइड। So this is idea. तो how to create a product portfolio roadmap। तो असल में हम इस हवाले के साथ फॉलोइंग लाइक, तो हम स्टेप 1 है जी, आप क्या करेंगे? कुछ 3-4 स्टेप्स हैं। पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर गोल एंड स्ट्रेटजी। द फर्स्ट step is to set the overall vision and identify goals at the top level of the product portfolio। स्टेप 2 क्या है? प्रायोरिटाइज की इनिशिएटिव। फिर आप उनमें से प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि आपकी 4 प्रोडक्ट हैं तो सारी की सारी एक जैसी नहीं होंगी। विच वन इज़ मोर बेटर, विच वन इज़ मोर प्रेफरेबल। और फिर स्टेप 3 है लिंक टेक्निकल वर्क विद स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, और फिर विजुलाइज योर पोर्टफोलियो रोड मैप। ये आप लोग, so what is a product portfolio strategy? A product portfolio strategy is a collection of all the products or services offered। देखा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि a product portfolio strategy is a collection of all the products। तो जो किसी कंपनी की सारी प्रोडक्ट्स की जो कलेक्शन है वो एक क्या है? वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होगी। और ऑफर्ड बाय अ कंपनी, management's decision about products and its product portfolio strategy to be offered are among the most important of those affecting the future of the company। Now, in fact, अगर थोड़ा सा देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मॉडल्स में, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मॉडल, दिस इज प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल, दिस इज फाइनेंशियल ओरिएंटेड मॉडल। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बेस में स्टैंडर्डाइज्ड वन, कस्टमाइज्ड मॉडल्स। ये आप जानते हैं स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? सर कस्टमाइज जिसमें हम चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्डाइज फिक्स होते हैं। फिक्स होती हैं। एग्जांपल देंगे आप बेटा? सर जैसे किसी प्रोडक्ट का मॉडल है, अब उससे हम लाइक कोई केसिंग ही कह लें किसी चीज की, लाइक कोई क्या कह सकते हैं, कोई बिस्किट है या कोई फ्रूट जूस है, सर उसकी सर केसिंग है तो जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो मिल्क है सर वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, और जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट है। अच्छा, और वो कस्टमाइज्ड कैसे बन गया? सर उसमें उसको कस्टमाइज किया ना सर हमने, उसमें चीजें ऐड की सर। इन सेंस ऑफ पोर्टफोलियो सर देख लेंगे, एक कंपनी है बड़ी सर, वो एक नॉर्मल मिल्क भी सेल करती है जो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और कस्टम फ्लेवर्स की है, और सर वही कंपनी एक फ्लेवर्ड मिल्क भी सर लॉन्च करती है अपने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए सर। लेकिन आपने जो एग्जांपल दिए ना अली, जी उसमें सर। वहां आके गाड़ी नीचे गिर गई सर ने सर आप उठा दें गाड़ी को। है। देखिए, असल में ना स्टैंडर्डाइज्ड जो नेस्ले प्रोडक्ट बना रही है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। जी सर। लेकिन जो फर्नीचर बनाने वाली दुकान है या शॉप है ना, वो कस्टमाइज्ड है। जब आप जाते हैं ना उनके पास, तो आप कहते हैं जी मैंने फर्नीचर इस टाइप का बनाना, वो कहते हैं जी ठीक है। ये लकड़ी लगवानी, वो कहते हैं ठीक है।
दूसरा ठीक एक है। बंदा जाता है, वो कहता है जी हमें ये चाहिए फर्नीचर, इससे डबल हमने बनवाना है ज़्यादा। वो कहते हैं जी ठीक है, तो टेबल आप 4 फुट वाला बनवा लो, 10 फुट वाला बनवा लो, वो कहते हैं जी हम बना देते हैं। लेकिन मिल्क पैक वाले इस तरह नहीं कहते गिलानी साहब, ठीक है। वो ठीक है सर। स्टैंडर्डाइज चीज़ें बनाते हैं, वो उन साइजेस की बात ना, असल में जो कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज का जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि कस्टमाइज में कस्टमर जाके रिक्वायरमेंट अपनी देगा, और कंपनी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चीज अगर बना के देती है, तो तब वो क्या बनती है, कस्टमाइज। जैसे कोई क्लियर। चीज हमें ऑफ द शेल्फ मिल रही है। ऑफ द शेल को कहें या ना कहें वो एक नहीं है, बात यह है कि कंपनियां गाड़ियां बना के वैसे मार्केट में बेच रही हैं तो वो स्टैंडर्डाइज है। लेकिन अगर कंपनी कहती है जी आप आए हमारे प्लांट पे, हमें जिस टाइप की गाड़ी बनवाना चाहे हम आपको बना देते हैं, तो वो चीज़ क्या बनेगी, फिर कस्टमाइज होगी। क्लियर। क्लियर सर। हम्म। ये होता है। सीमेंट बनाने वाली फर्म जो है, कंपनी है, वो कस्टमाइज बनाती है या स्टैंडर्डाइज? स्टैंडर्डाइज सर। तो वो स्टैंडर्डाइज है बस। और ये बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट का इशू है, और उस हवाले के साथ लाइकवाइज वो चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगी उसमें वेरिएशन कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्पीड से बनेगी। कस्टमाइज जितनी प्रोडक्ट बनेगी वो आपकी क्या है, वेरिएशन उसमें ज़्यादा, मीन प्रोडक्ट की साइजेस चेंज ज़्यादा हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ये बहरहाल ये चीज़ें हैं, मतलब लाइकवाइज। और इस हवाले के साथ फिर स्टैंडर्डाइज मॉडल में यूनिवेरिएट डायमेंशन, कंपोजिट डायमेंशन होती हैं। कस्टमाइज मॉडल में प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस, कॉन्जाइंट एनालिसिस होता है, मिक्सचर एनालिटिकल हायरार्की। फिनेंशियल ओरिएंटेड मॉडल में रिस्क रिटर्न मॉडल और स्टोकेस्टिक डोमिनेंस वगैरह होती है। बहरहाल इसको खैर ये जस्ट पोर्टफोलियो मॉडल्स उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से देने की कोशिश की है, और इसमें लाइकवाइज। अच्छा जी, आप देखिए माय डियर, पोर्टफोलियो एनालिसिस बिगिंस वेयर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड। ये ज़रा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एक ज़रा बात गौर से सुनिएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब पता क्या है, कि एक सिक्योरिटी या एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी का आप एनालिसिस करें। फॉर एग्जांपल, आप करना चाहते हो कॉमन स्टॉक्स, तो कॉमन स्टॉक ऑफ वन कंपनी को जब आप देखोगे तो ये सिक्योरिटी एनालिसिस है। जबकि पोर्टफोलियो रेफर्स टू द इन्वेस्ट इन ए ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, और इसका मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने ए सिक्योरिटी का एनालिसिस कर लिया, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हो ना माय डियर, वो आपका एनालिसिस ए का नहीं होता। मतलब मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया, उसके अंदर 4 किस्म की सिक्योरिटीज हैं, तो माय डियर मुझे एनालिसिस ए का करना होगा, बी का करना, सी का करना, डी का करना होगा। अब वो जो इंडिविजुअल एनालिसिस है वो तो सिक्योरिटी एनालिसिस है, लेकिन जब मैं एज ए होल उसका एनालिसिस करूंगा, तो वो माय डियर कौन सा एनालिसिस होगा, वो पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया। मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी। यस सर। तो रादर टू इन्वेस्ट इन ए सिंगल सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन वन सिक्योरिटी, रादर मोर देन वन सिक्योरिटी। तो डोंट पुट ऑल एग्स, ये आ गई ना बात वही, इन वन बास्केट। Portfolio analysis is the determination of the future risk and return in holding various combination of individual securities. Portfolio analysis help to make the investment activity more rewarding and less risky. Uh, Diversification of investment, वही बात, diversification is the most basic yet important tool in an intelligent investor hand. If used correctly along with assets allocation, it can be powerful tool to flaunt and one of the best way to achieve safe return on your investment portfolio. Diversification can be defined as a risk management technique that mixes a wide variety of investment within a portfolio. Diversification help in reduction of unsystematic risk and promotes the optimization or maximization of return. Diversification may take any of the following form. Different assets में अगर आप
गोल्ड है, बुलियन है, रियल इस्टेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। डिबेंचर और बॉन्ड्स में बच्चों फर्क का पता है? हाँ जी। चलें जी, प्लीज द एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? टू analyze its current business portfolio and decide which SBU should receive more or less. SBUs की डेफिनेशन कौन बताना चाहेंगे प्लीज? SBUs क्या होता है जी? सर ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता है। हाँ बेटा, जरा एक थोड़ा डिफाइन करें। सर एक ही बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसको हम ऐसे सेपरेट बिजनेस पे कंसीडर कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं एसपीयूज। नहीं, कंसीडर नहीं कर रहे होते बेटा जी, अभी उसमें मतलब उससे क्लैरिटी। उसकी सारी मतलब जो भी वर्किंग या प्रोसीजर्स जो भी होता है वो सब कुछ हमें एज ए सिंगल एंटिटी के तौर पे उसको ले बेटा रहे होते हैं। हाँ, उसमें आप कहें autonomous independent unit within the company which may have its separate product, separate strategies and separate profit making। वो मिलके फिर ये SPUs बनता है। क्लियर? ठीक है जी। To develop growth strategies for adding new products and business to portfolio, to take decision regarding product retention, or decide which business or product should be longer be retained one, same just like as दो जो हमने BCG मैट्रिक्स देखा। आप जब आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो चूंकि आपको BCG मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। क्यों? जब आपकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं या बिजनेसेस हैं तो आपको देखना होगा कि इनमें से हमारे कौन से बिजनेस स्टार हैं या प्रोडक्ट स्टार हैं या क्वेश्चन मार्क हैं या कैश काउ हैं या डॉग्स हैं। ठीक है? और इसके लिए ये इधर ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर की बेसिस के ऊपर यू आर गोइंग टू मेक दिस वन। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी शायद, ये हमारी जो कैश काउ प्रोडक्ट्स होती हैं ये कौन सी होती हैं? इसके कोई बताएंगे इंडिकेशंस कौन से हैं? कैश काउज। यहाँ एक मिस तूबा इज सिटिंग, आई थिंक। मे आई टॉक टू मिस तूबा प्लीज? तूबा बेटा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तूबा फ्री? आप तूबा शायद मुझे म्यूट है। तूबा फ्री? आप सुन रहे हो मुझे? चलें, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, आगे हम फिर वी आर मूविंग टू नो एंड टू सी दिस वन। और इसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये एक ये मैट्रिक्स हैं, ये थोड़ा सा ये GE9 जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स है बेसिकली। और ये कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अली गिलानी, ये इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या होती है? जी जी, प्लीज तूबा, तूबा आप यू यू मे टॉक प्लीज। तूबा आप, वकास आप भी, यू आर रेजिंग योर हैंड प्लीज, यू मे टॉक प्लीज। एक्सक्यूज मी। वकास, आप बात करना चाह रहे हो? चले, मेरा ख्याल, अच्छा जी।
इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, अली क्या चीज है, हाउ यू मेजर इंडस्ट्री बड़ी अट्रैक्टिव है जी? सर सर जिससे जिसकी सर इंडस्ट्री में से जिसका कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज की अच्छी होगी सर, उसको जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज इस इंडस्ट्री को ज्यादा होगा सर, वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव ज्यादा होगी सर। तो आप अगर ये बात अगर हम इस तरह कह लें कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कंपटीशन कम हो जी सर। और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, ठीक है, वो, और मार्केट शेयर ज़्यादा हो, बिग मार्केट हो, इंडिया हमेशा मोर अट्रैक्टिव देन पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनली। देखा दुनिया में ज़्यादातर बिजनेसेस इंडिया में जाती हैं क्योंकि वह इट्स अ बिग मार्केट। तो जी बिग सर। मार्केट और स्मॉल मार्केट में कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी? बिग मार्केट सर। थैंक यू, ये मीनिंग है, ठीक है। अच्छा अब देखें, यहाँ पे हमने हाई, मीडियम, लो और ये कंपैरेटिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग, मीडियम। तो माय डियर, ये आपने लाइकवाइज इसको देखा है, इसको किया है। तो नेचुरली इसमें 9 सेल्स हैं, इस वजह से इसको GE9 सेल्स कहा गया है, मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा GE के 9 सेल मैट्रिक्स में द वर्टिकल एक्सेस में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। तो माय डियर अब देखिए जरा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को उन्होंने क्या बताया। इट रिप्रेजेंट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस विच वेज composite rating based on 8 different factors. These factors are market size and growth rate. अब जरा सुनिए, अगर मार्केट साइज बड़ा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? अट्रैक्टिव। और वाइस वर्सा। इंडस्ट्री प्रॉफिट मार्जिन, अगर एज ए होल इंडस्ट्री का प्रॉफिट, देखें यहाँ लफ्ज़ फर्म नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, अट्रैक्टिव होगी। कंपेटिटिव इंटेंसिटी क्या होती है कि जो कंपनीज के अंदर कितनी इंटेंसिटी है, मीन जो आपस में compete करती हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये अट्रैक्टिव ज़्यादा होगी या कम होगी? बताइए प्लीज। विकास, आप यू आर सपोज टू टॉक प्लीज। आवाज नहीं सर आ रही म्यूट अली। ना हो सर। अली आप बोलिएगा। ये सर म्यूट ना हो कंपैरेटिव, सर। नहीं चलो आप बता दो ना, कंपैरेटिव इंटेंसिटी। हम सर सर मेरा माइक म्यूट था, मैं पिछली स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी हेलो। जी जी, पूछिए जी। सर सर मेरी टॉक सर। आप जी जी, हेलो। श्योर 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 श्योर, बिल्कुल। हेलो सर। जी जी, सुन रहा हूँ जी, प्लीज। सर वी कैन से इट सर, लेवल ऑफ rivalry or competition existing in the industry sir। सवाल यह है कि अगर राइवलरी बहुत ज्यादा है, इज इट जी प्लस सर। पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट? सर नेगेटिव पॉइंट सर। तो that's what if the competition is highly hyper competition existed within existing firm, so it यस mean सर। it is no more attractive। और जी जितना सर। इंटेंसिटी राइवलरी कम होगी तो नेचुरली इट वुड बी बिट मोर अट्रैक्टिव वन। मेरा ख्याल वकास चाह रहे थे कुछ सवाल करने के हवाले से, मेरा ख्याल। चलिए प्लीज, अगला है सीजनेबिलिटी। देखो सीजन, सीजन का मतलब है कि सम टाइम बिजनेसेस सीजन वाइज होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली अगर फॉर ऑल सीजन है तो ये अट्रैक्टिव है, अगर सीजन वाइज हैं तो फिर वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। साइक्लिकलिटी, साइकिल से मतलब क्या है कि वो जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक हर चीज़ का साइकिल है, मुख्तलिफ स्टेप्स गुजरते हुए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, वो जिस तरह हम कहते हैं ना बिजनेस साइकिल, हमारा डिप्रेशन है, रिसेशन है, बूम है। तो नेचुरली जिसमें साइकिल ज़्यादा होंगे वो लेस अट्रैक्टिव है, और जिसमें साइकिल कम है
इसी तरह इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती है, मीन प्रोडक्शन जितनी बढ़ेगी सेविंग ज़्यादा हासिल होती हैं और आपकी कॉस्ट कम से कम आती है। दिस इज़ गुड पॉइंट। सेम टेक्नोलॉजी वाइज, सेम सोशल, इन्वायरमेंटल, लीगल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स के हवाले से भी हम इसको देख सकते हैं। बहरहाल दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स वी मे असेस। इसी तरह माय डियर, वो जो GE9 सेल मैट्रिक्स में जो बिजनेस स्ट्रेंथ है हॉरिजेंटल एक्सेस पे उन्होंने जो लिखा हुआ है, वो कहते हैं जी कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, इट रिप्रेजेंट बिजनेस स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव पोजीशन व्हिच इज अगेन वेट कंपोजिट रेटिंग बेस्ड ऑन 7 फैक्टर्स। हम देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की कंपैरेटिव पोजीशन, मतलब है कि हम मुकाबले में कहाँ पोजीशन कर रहे हैं। तो वो माय डियर, दिस इज बेस्ड अपॉन relative market share, that is profit margin, ability to compete on price and quality, knowledge of customer, uh, or competitive strength and weaknesses, sorry, technological capability और caliber of management। तो ये वो एरियाज हैं जो के इसी तरह जो अब एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, माय डियर, जो एनालिसिस है ये हमें इनकरेजेस करता है मैनेजमेंट फॉर इवैल्यूएशन, स्टिमुलेट यूज ऑफ एक्सट्रीमली ओरिएंटेड डाटा, की एरियाज, कैश फ्लोज, बैलेंस पोर्टफोलियो। ये क्या बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होगा जी? नो आइडिया सर। इवन दो दिस इज गुड आइडिया अली। जी सर। हाँ जी, सोनिया बेटा जी बताइए बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है? सर गेस कर लेती हूँ, मुझे शायद लग रहा है शायद जो मतलब सारी मतलब जो भी हमने जितने भी पोर्टफोलियोज बनाए हैं उसके बाद जो कुछ बचता है शायद वो, पता नहीं एक्चुअली, नो आइडिया। आप तो हैंड्स अप करके पहले ही आपने कहा जी बताया और फिर हैंड्स अप कर लिया आपने जी। बता दिए। यही है। नहीं बेटा ऐसा नहीं। देखो अच्छा। आप जिंदगी में कभी बैलेंस अपने आप को करना चाहोगे ना, तो आप हमेशा एवरेज पे जाओगे। अच्छा। ना आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाओगे ना राइट एक्सट्रीम पे जाओगे। बैलेंस इज बेटा जी ऑलवेज एवरेज। अब मैं जरा स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना था। जब आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, तो सर पढ़ाते हैं कि जी हमें मीन निकालना है। मीन हमेशा क्या होता है कि तमाम वैल्यूज का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, एवरेज। और जो एवरेज होता है वो बेटा जी बैलेंस होता है। मीन ना एक्सट्रीम इधर है ना एक्सट्रीम उधर साइड पे। अच्छा, अब सवाल ये था कि जब आप पोर्टफोलियोज बनाने जाओगे तो लेट्स से आपके चार मतलब है कि जी इन सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो इन सिक्योरिटी A B C D। अच्छा, अगर सिक्योरिटी सारी की सारी रिस्कियर हैं तो बेटा जी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा लिया है। और अगर आपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिफेंसिव पोर्टफोलियो में डाल दिए, तो फिर इसका मतलब आप रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं और वहाँ रिटर्न भी कम होगा। तो ये भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ आप रिस्क नहीं ले रहे तो रिटर्न भी कम है, वहाँ रिस्क बहुत ले रहे हैं और रिटर्न भी ज़्यादा है। तो दोनों सूरतें हाल क्या हुई, बैलेंस ना हुई। अब आप क्या करो, अब आप ऐसा करो कि दो सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करो जो कंपैरेटिवली रिस्कियर हैं, और दो सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करो जो कंपैरेटिवली कम रिस्कियर है। जब इसका कॉम्बिनेशन बेटा जी बनाओगे ना, तो ये कौन सा पोर्टफोलियो बनेगा, बैलेंस। क्लियर? सर हम ये कह सकते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पॉइंट है, नहीं पोर्टफोलियो नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ब्रेक इवन का एनालिसिस में। कॉन्सेप्ट रहता है। देखो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड तो जानते हैं ना कौन होते हैं, हम्म। कौन होते हैं? अली आप भी बोले, सब सब लोग बोले, हु आर द म्यूचुअल फंड्स? सर फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं।
We'll just go to the आप company, लोग sir. एसीएम में कर रहे हैं, एसीएम में ये तो बड़ी ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए म्यूचुअल फंड क्या होता सर जब है, कोई मुझे कंपनी लगता है। सर अपने सब इन्वेस्टर से सर फंड इकट्ठा करती है सर। हाँ जी। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टर होते सर हैं। जहाँ फंड प्रोवाइडर जो जिसका फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट करनी है, अगर वो खुद फैसला करे तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जहाँ फंड मेरा है लेकिन उस फंड को कहाँ लगाना है उसका फैसला फंड मैनेजर कोई और करे, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है। तो माय डियर, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ये बेसिकली आपके इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग वो सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही। मैंने ये बात कही है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इनडायरेक्ट हेलो, इन्वेस्टिंग। हेलो प्लीज जी। एक तो अच्छा मेरी जी, आवाज ही कट जाती है। तो बेटा जी वो मेरा ख्याल इशू इज द हेलो, इंटरनेट। जी जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा अली, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर आपकी आवाज क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, अब देखो बेटा जी, बात यह है कि म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेता है और फिर आगे उसको इन्वेस्ट करता है। अब मुझे बताएं कि जब म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे जहां इन्वेस्ट, तो वो बैलेंस रखेंगे ना। इसका मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट वो अग्रेसिव पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करते हैं और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, डिफेंसिव। तो एग्रेसिव और डिफेंसिव डिफेंसिव पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। अली क्लियर है ये बात? जी सर। वकास, इज इट क्लियर? अच्छा चलें जी, बहरहाल दिस इज, तो लिहाजा बैलेंस्ड का मतलब होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट प्लस दैट इज द डिफेंसिव पोर्टफोलियो। और ये कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड होता है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फ्लेक्सिबल कंपैरिजन और इनकरेज मैनेजमेंट वगैरह, ये वो माय डियर जो चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ये बात आ गई, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो पढ़ते हैं ना जी, तो उसमें रिस्क तो होता है। अब रिस्क एनालिसिस हमें करने की ज़रूरत है। और बाकी तो रिस्क refers to uncertainty or of forecasted future cash flows stream, variance of portfolio stock return, statistical analysis वगैरह। हमारा रिस्क की दो टाइप हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क। जी अली, कोई बताइए ये सिस्टमैटिक रिस्क की एग्जांपल दें अनसिस्टमैटिक रिस्क की। सर सर जो अनसर्टेन होता है, लाइक किसी, जैसे किसी इवेंट में हमें इमरजेंसी हो गई है कोई, तो अनसर्टेन इवेंट है ना। बेटा जी मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट इज अनसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि रिस्क क्या है। मैं कह रहा हूँ सिस्टमैटिक रिस्क किसको कहते हैं और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। अगर आप गौर से देखें तो वो ये कह रहा है जी अनकंट्रोलेबल है, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क वो कहता है जी कंट्रोलेबल है। वो कंट्रोल होता है। सर क्या कह रहे हैं, अनसिस्टमैटिक जो है वो कंट्रोलेबल है सर? ये लिखा हुआ है ना अली, ये नजर जी आ रहा है। सर। जी सर पढ़ रहा हूँ। और सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनकंट्रोलेबल। अब मुझे एग्जांपल चाहिए, चूंकि आप फाइनेंस के आप सब लोग चैंपियन है सर ना हम जी। अनकंट्रोलेबल रिस्क हम ये कह सकते हैं जैसे कि कोई लॉ पास हो गया, टैक्स रिफॉर्म्स आ गए, या इंटरेस्ट रेट हाइक्स कर गया, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया सर। हाँ जी, ये किसको कहेंगे हम? ये सर अनसिस्टमेटिक है। जो सर कंट्रोल नहीं हो सकते ना सर। तो वो तो अभी आप कह रहे हैं अनसिस्टमैटिक, लेकिन ये तो फिर सिस्टमैटिक है जो जी अनकंट्रोलेबल सर है। सिस्टमेटिक रिस्क एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जो माय डियर मुझे ये अनकंट्रोलेबल है। बताइए सिस्टमैटिक रिस्क कहते किसको है ना, ये बताएं। वो ठीक है, आप मुझे बताएं कि सर ये इस वजह से सिस्टमैटिक रिस्क है। आप लोगों ने फाइनेंस में रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर पढ़ा था? हमारा जी जी। पेपर। हाँ। देखिए आप सुनिए, एक्चुअली माय डियर, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना, सिस्टम पता क्या कहते हैं कि ऐसा रिस्क जो स्पेसिफिक टू वन फर्म नहीं होता, वो अगर चेंज होगा तो वो पूरी इंडस्ट्री को और पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा।
और जो चीज़ पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है माय डियर, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे सर जैसे इन्फ्लेशन। कोरोना। हाँ, ये जहरी बात है, कोरोना के जो इम्पैक्ट है वो एक फर्म के हाथ में तो नहीं है। ठीक है ना जी। मसलन अब मुल्क में इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, तो वो इन्फ्लेशन सबको इम्पैक्ट करेगा। वो ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, सी को भी करेगा, पूरी इंडस्ट्री को करेगा। तो लिहाजा ऐसा रिस्क जो सबको इम्पैक्ट करे वो सिस्टमेटिक है, और जो सिस्टमेटिक है वो अनकंट्रोलेबल है माय डियर। होगी बात क्लियर अली? जी सर। अच्छा, अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो स्पेसिफिक टू वन फर्म हो, स्पेसिफिक टू वन सेक्टर होता है। मसलन मेरा क्लाइंट मुझसे छोड़ के दूसरी जगह जगह चला गया, तो वो मेरा रिस्क है, वो किसी और का तो नहीं है ना। उसको आप क्या नाम देते हो? अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो माय डियर, जो इसी तरह इसके दो नेम और हैं, एक डाइवर्सिफाइबल होता है और एक नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो नॉन डाइवर्सिफाइबल है, जो अनसिस्टमेटिक होता है वो डाइवर्सिफाइबल है। बहरहाल इसको जरा आप लोग फाइनेंस में पढ़ चुके होंगे या पढ़, इसको काइंडली 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 एसीए में कर रहे हैं। और ये कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट का नहीं है नाम है, इट्स ए कॉस्ट मैनेजमेंट, और कॉस्ट मैनेजमेंट में ये आपकी फाइनेंस शामिल होती है। काइंडली उसको देखिए, पढ़िए, मेक योर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टू इम्प्रेस टू समवन लाइक। सर वैसे एक बात है, जैसे अभी आपने पूछा कि आपने रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर पढ़ा है, तो हमने तो एएफईसीआर में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन बेटा जी पता मतलब क्या है, रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर कोई भी नहीं पढ़ा। मैंने नहीं, मैंने ये पूछा पूछा था कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन बात यह है कि एक मुल्क में एक सीए बंदा सीए कर रहा है, एसीएम में कर रहा है, वैसे तो हमें ये उसको चीजें अगर, पता होनी चाहिए, यस यस, लेकिन उसकी वजह है कि ये अगर बस मुझे मेरी इसको। बात सुनिए, मैं पता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, लेकिन उसके अंदर ये तो एरिया फाइनेंस का, अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये तो जी वो सर बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, तो आप मुझसे इम्प्रेस होंगे? नहीं सर। आना चाहिए, रिस्क का पता होना सर चाहिए। वाकई सर हमने नहीं पढ़ा सर ये एएफएससीआर में सर। मैंने इन्हीं के साथ क्लास ली थी सर, एएफएससीआर की लाहौर से सर। हाँ ठीक तो है, हमें सर थ्योरी नहीं लेकिन पढ़ाई गई लेकिन थी। बहरहाल बहरहाल ये चीजें इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, एनी हाउ, बेसिकली हमारा जो सिलेबस है ना, उस हिसाब से ही चीजें होती है ना, कि उस हवाले से जैसे अब हम कंसोलिडेशन के हवाले से हमसे चीजें लेकिन पूछी बेटा जी जाएंगी तो हमें मैंने पता मैंने ये होंगी। पूछा था कि आप लोगों ने पढ़ा या हम्म, नहीं पढ़ा। बहरहाल ठीक है, नहीं लेकिन पढ़ा हमने मैं। भी रिस्क एंड मैनेजमेंट का कुछ भी, रिस्क का बारे में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से इसीलिए आप पहले आई थिंक बहुत एक ज्यादा सब्जेक्ट होता था, हैं आई सोनिया, थिंक। इसीलिए इसीलिए आप बहुत ज्यादा रिस्क में हैं। मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा ना, इस टॉपिक को, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क में हैं आप लोग। सर हमें अच्छा जी, पढ़ना चाहिए आई थिंक। अच्छा, एनी हाउ आप देखें सिस्टमैटिक रिस्क, देखिए क्या है सिस्टमैटिक रिस्क इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर on an organization. Such factors are normally uncontrollable from an organization point of view. It is macro in nature. देखा मैक्रो का मतलब क्या है, कि ये जनरल है और ये सबको इम्पैक्ट करेगा, as it affects a large number of organization operating under a similar stream or same domain. It cannot be planned by the, देखा ऑर्गेनाइजेशन इसको प्लान नहीं कर सकती। और उसमें कौन कौन से आ गए? इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशनरी रिस्क वगैरह, ये इसमें फॉल कर गए। ठीक है जी। और इसी तरह ये अनसिस्टमेटिक रिस्क हैं, और ये रिस्क मैनेजमेंट है माय डियर। फिर चूँकि आपने रिस्क को मैनेज करना है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और ये क्या लिखा आया है जी? थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो सर। सर तो सी यू नेक्स्ट सर आज टाइम। लगता है सर हम दो लोग ही क्लास ले रहे हैं सर, वो तो कोई है ही नहीं सर। बस यू आर द चैंपियन पीपल। वैसे यहाँ 7 हैं, अब 7 में एक तो मैं हूँ, एक आध आपका स्टाफ के वो लोग हैं जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, शाहिद साहब हैं,
और बाकी 2-3 लोग हैं, उनमें से कुछ म्यूट होंगे और 2 लोग हैं, एक मुल्तान से हैं, एक लाहौर से हैं, और बाकी पूरा पाकिस्तान सोया हुआ है जी। ऐसे ही है। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह इसको देखिएगा और कल फिर मुलाकात होगी जी, ठीक है। इंशाल्लाह सर, सर थैंक यू और सर। थैंक यू उस सर। पे मैं स्लाइड्स आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज मैं वो आप लोगों को जो कल टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हेलो। जी, सो नाइस, थैंक यू, खुदा हाफिज़।